बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पहला लेक्चर है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की प्रिपरेशन का। यह लेक्चर तमाम एस्पिरेंट्स के लिए हैं जिन्होंने तैयारी कर ली है, जो तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, सबके लिए हैं। इसमें जो है हम डेली बेसिस पे आपके लिए वीडियोस अपलोड करेंगे और जैसे ही हमारा सेक्शंस कंप्लीट होगा तो हम हर सेक्शन के कंप्लीट होने के एंड पे एक मॉक टेस्ट भी अरेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा इसका सिलेबस देख लेते हैं कि जो लोग बिल्कुल न्यू हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इसका सिलेबस क्या है, किधर से आएगा, किधर से पढ़ना है और कितना कितना हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, फिर है सेल टैक्स एक्ट 1990, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, टैक्स रिफॉर्म्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ तक तो आ गया जी प्रोफेशनल पार्ट, जो कि 80% वेटेज है इसकी, और फिर इसके बाद 20% वेटेज दी है इन्होंने इंग्लिश को। ठीक है, ये हमारा है सिलेबस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के लिए। अच्छा जी, इनकम टैक्स 2001 का जो है हमने सिर्फ 2 चैप्टर देखने हैं, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 3 जो है टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, इसका टोटल 10 पार्ट्स हैं, 4 डिवीजन्स हैं और सेक्शन जो है वो 9 से स्टार्ट होता है और 65 पे एंड होता है। मतलब कि हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट देखना है, तैयारी करनी है इसकी। और चैप्टर नंबर 10 जो है इसमें हमने ये करना है कि कुछ जो पार्ट्स हैं वो हमने देखने। तो इस चैप्टर का नाम जो है वो है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, और इसके जो सेक्शन हमने देखने हैं सिर्फ इस टेस्ट के लिए, जो हमारा सिलेबस का पार्ट है वो सेक्शन 137 से लेकर 145 तक है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें जो है थोड़ा सा इसकी प्रीलिमिनरी या इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री को देख लेते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, कि ये कहाँ से आया और कैसे का और कब कब पाकिस्तान में इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसमें जो है सबसे पहले 3 जो डेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 1922, 1979 और 2001। तो इन डेट्स की क्या सिग्निफिकेंस है वो वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले ऑन 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान अडॉप्टेड द इनकम टैक्स एक्ट 1922, जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी का एक्ट था। ठीक है, फिर जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 replaced the Income Tax Act 1922 and was enforced from 1st July 1979। ठीक है, Income Tax Ordinance 2001 replaced the Income Tax Ordinance 1979 and enforced as from 1st July 2002। Income Tax 2001 contain 242 सेक्शन। ठीक है, इसमें हर साल सेक्शन की एडिशन और सब्सट्रैक्शन होती है। लाइक कुछ सेक्शन जो है नए आ जाते हैं थ्रू फाइनेंस एक्ट और कुछ जो है वो ओमिट हो जाते हैं। और इसके जो है 14 स्केजुअल हैं, 242 सेक्शन एंड 14 स्केजुअल। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 रिमेन एप्लीकेबल फॉर 22 ईयर्स। अगर एमसीक्यू में इस तरह का कोई वो आ जाए एमसीक्यू, वो आपसे पूछे कि कितने टाइम के लिए जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 जो है एप्लीकेबल रहा, तो आपको पता होना चाहिए इट्स फॉर 22 ईयर्स। अच्छा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रूल्स आर इफेक्टिव फ्रॉम 2001। फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम ऑन undisclosed of asset and income was announced in 1958। फर्स्ट एमनेस्टी स्कीम का मतलब ये है कि जब जिन लोगों ने अपने एसेट्स वगैरह डिक्लेयर नहीं किए थे, बताया नहीं था एफबीआर को, तो उनको ये एक स्कीम दी गई थी कि आप जो है इन डेट्स में जो है आप
अपने एसेट डिक्लेयर करें, हम इस पे आपसे कोई पूछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको एमनेस्टी स्कीम कहते हैं, और ये जो है सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में, ये स्कीम 1958 को हुआ था। लेटेस्ट एमनेस्टी स्कीम जो है वो 2019 को जो है हुआ था रिसेंटली। और फिर जो है द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स आर लेविड डाउन बाय द फाइनेंस एक्ट ऑर्डिनेंस आफ्टर एवरी 1 ईयर, ठीक है। एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन आर अवेलेबल इन अंडर सेक्शन सेकंड स्केड्यूल, ठीक है। अगर कहीं पे इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए कि एग्जेम्पशन एंड टैक्स कंसेशन को कौन सा स्केड्यूल डील कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इट्स सेकंड स्केड्यूल। Income Tax Ordinance 2001 is amended through Finance Act or Ordinance for every 1 year, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ इन्होंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो चेंजेस लानी हो तो ये थ्रू फाइनेंस एक्ट की जाती हैं। इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह की चीज़ें एमसीक्यूज में आ सकती हैं। सेकेंड स्केड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंटेन्स द लिस्ट ऑफ आइटम्स that are totally exempt, ठीक है। Sixth schedule of income tax ordinance 2001 provision concerning regarding recognized provident fund, ठीक है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा जो है स्केड्यूल डील कर रहा है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को, तो आपको पता होना चाहिए कि इट्स सिक्स्थ स्केड्यूल, ठीक है। First schedule income tax ordinance contain the rate of income tax, ठीक है। अगर ये भी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट स्केड्यूल जो है ये रेट ऑफ इनकम टैक्स को डील करता है। फाइनेंस एक्ट इज प्रोमलगेटेड आफ्टर एवरी 1 ईयर, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कंटेन्स 13 चैप्टर्स, ठीक है। इसके जो टोटल चैप्टर्स हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टार्ट में बता दिया था कि इसके में चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2 देखने हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। अच्छा, फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कंटेन्स रूल फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेट के साथ साथ ये जो है रूल्स बताता है फॉर कंप्यूटिंग प्रॉफिट एंड गेन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। और एक लास्ट बात, इनकम टैक्स रूल्स 2002 को लेजिस्लेटिव लॉ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में या कहीं पे एमसीक्यूज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए लेजिस्लेटिव लॉ जो है इनकम टैक्स रूल्स 2002 को कहा जाता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड हिस्ट्री थी और इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें थी जो कि मैं समझता था कि आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो अब चलते हैं हम अपने प्रॉपर कोर्स की तरफ। अच्छा जी, जैसा कि मैंने कहा था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो है चैप्टर नंबर जो 3 है, इसके 10 पार्ट्स हैं, और इसका जो है सेक्शन 9 से स्टार्ट होता है, 65 पे ये ख़त्म होता है। तो चले हम देखते हैं कि सेक्शन 9 किस चीज़ को डील करता है। Section 9 Taxable income. The taxable income of a person for a tax year shall be the total income of the person for the year reduced but not below zero by the total of any deductible allowance under part 9 of this chapter of the person for the year, ठीक है। वो कहता है कि टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो हमारी टोटल इनकम होती है, जो कि सेक्शन 10 जो है इस चैप्टर का हम पढ़ेंगे। टोटल इनकम क्या है, वो सारी क्या कहता है, वो सारी टैक्सेबल इनकम है, लेकिन वो कहता है वो रिड्यूस नहीं होनी चाहिए बाय द टोटल ऑफ एनी डिडक्टेबल अलाउंस। मिसाल के तौर पे आप 1 लाख रुपया जो है आपकी टैक्सेबल इनकम है, ठीक है,
और वहीं पे अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है आपको अलाउंस भी कहीं पे दे रहा है, जैसे कि पार्ट 9 जो है वो डील ही सारा जो है एग्जाम्पशन और टैक्स कंसेशन को डील करता है, डिडक्टेबल अलाउंस को भी। तो इस तरह की चीज़ें जितनी भी है वो अगर वहाँ पे अगर आपका टैक्सेबल इनकम जो है 10 लाख है मिसाल के तौर पे, और आपका डिडक्टेबल अलाउंस जो है 11 लाख की हो जाए, तो वो कहता है वो उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट बिलो ज़ीरो, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम हमारी वही है जो कि जिस पे हम टैक्स देते हैं, जिस पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। फर्दर हम जब टोटल इनकम देखेंगे तो इससे हमें ये चीज़ें मज़ीद भी क्लियर हो जाएंगी। सेक्शन 10, टोटल इनकम। The total income of a person for a tax year shall be the sum of the person's income under all head of income for the year and person income exempt from tax under any of the provision of this ordinance। वो कहता है कि टोटल इनकम आपकी जो है, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है उनसे जो आपकी कमाई होती है वो सारी आपकी टोटल इनकम है, लेकिन वो जो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है ना अंडर दिस प्रोविजन, कोई भी चीज़ वो जो है इसमें नहीं शामिल। बाकी जितनी भी आपकी इनकम है वो आपकी टोटल इनकम में आएगी। मिसाल के तौर पे टोटल इनकम आपकी थी 10 लाख, उसमें से आपको एग्जेम्प्ट कुछ एग्जेम्पशन थी, वो जो है आपने डिडक्ट कर ली, बाकी की जितनी भी अमाउंट है वो आपकी क्या होगी, टोटल इनकम होगी। नेक्स्ट चलते हैं जी, सेक्शन 11, हेड्स ऑफ इनकम। For the purpose of imposition of tax and computation of total income, all income shall be classified under the following heads। ठीक है, एक तो जो है ये हेड ऑफ इनकम जो है इसके थ्रू हम जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम करते हैं कि हमारी टोटल इनकम कितनी है, ठीक है। दूसरा, ऑल इनकम शेल बी क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग हेड्स, और वो जो हेड्स हैं, ऑल हेड्स की जो हम बात कर रहे थे वो ये हैं, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी ये हेड्स हैं इनकी जो हम वो इनकम को सम अप करेंगे या प्लस करेंगे तो इनसे जितनी भी हमारी इनकम बनेगी वो हमारी टोटल इनकम तो होगी, लेकिन उसमें से हमें जितनी भी डिडक्शन अलाउ है वो टैक्स एग्जम्पशन की उसमें हो या कोई भी अलाउंस हो, वो हम माइनस करेंगे उन सब से, और जो अमाउंट हमारे पास रह जाएगी वो हमारी टोटल इनकम होगी, ठीक है। ये था हमारा आज का सेक्शन 11, लेकिन इसको हम फर्दर भी देखते हैं कि इसमें मजीद क्या बताया हुआ है। Subsection 2, subject to this ordinance, the income of a person under a head of income for a tax year shall be the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under the head as reduced by the total deductions if any allowed under this ordinance to the person for the year under that head। यहाँ पे आप क्या बात कर रहा है, एक तो सबसे पहले इसने बात की है कि टैक्स ईयर की, ठीक है। हमारा जो टैक्स ईयर होता है इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में वो 1 साल का होता है जो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है 30 जून पे, ठीक है। और इसके अलावा जो है ड्यू डेट जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लिए 30 सितंबर होती है और समटाइम ये एक्सटेंड भी हो जाती है। तो ये चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि द इनकम ऑफ पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी द टोटल ऑफ द अमाउंट डिराइव्ड बाय द पर्सन इन दैट ईयर चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड एज रिड्यूस्ड बाय द टोटल डिडक्शन इफ एनी अलाउड, ठीक है। वो कहता है जितने भी आपने ये हेड्स हमने देखे 5 हेड्स थे, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन इन अदर सोर्सेज, इनको आपने सम करना है। अगर कोई डिडक्शन है
अलाउ है आपको अंडर दिस ऑर्डिनेंस, तो आप उससे उसको माइनस करें और बाकी की जो अमाउंट रह जाएगी वो क्या होगी, आपकी टोटल इनकम में आएगी। ठीक है। Subject to this ordinance, where the total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head of income exceed the total of the amount derived by the person in that year that are chargeable to tax under that head, the person shall be treated as sustaining a loss for that head for that year of an amount equal to the excess। अच्छा, यहाँ पे देखें सब ये जो सब क्लास सब सेक्शन 3 है, where the total deduction allowed under this ordinance to a person for a tax year under a head income exceed the total of the amount, जो आपकी टोटल अमाउंट है उससे अगर वो अमाउंट एक्सीड कर जाती है बाय द पर्सन दैट ईयर आर चार्जेबल टू टैक्स द हेड, तो वो जो उसकी वो एक्सेस अमाउंट जो है वो उसको क्या कंसिडर किया जाएगा, लॉस कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। लॉस फॉर अ हेड ऑफ इनकम फॉर अ टैक्स ईयर शेल बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है। तो पार्ट 8 जो है, जब भी आपको लॉस होगा, ठीक है, डिडक्शन आपकी इनकम से जब आपकी वो एक्सीड कर जाएंगी तो वो लॉस होगा, और लॉस को आप वो कहते हैं डील कैसे करेंगे, वो जो चैप्टर नंबर 8 में बताया गया है बिल्कुल उस तरीके से ही हम उसको देखेंगे। तो चैप्टर नंबर 8 जब हम देखेंगे तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल से देखेंगे कि लॉसेस को हम कैसे डील करते हैं, लॉसेस को हम कैसे कौन कौन सी लॉसेस हैं जिनको हम सेट ऑफ कर सकते हैं, जिनको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जिनको हो जो है हम लॉसेस कंसिडर ही नहीं करेंगे या उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। ठीक है। फिर कहते हैं द इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड ऑफ इनकम शेल बी कंप्यूटेड by taking into account amount that are Pakistan source income and amount that are foreign source income। मजीद मतलब इसको समझाने से पहले हम ये समझ लें कि रेजिडेंट पर्सन कौन होता है। ठीक है। रेजिडेंट पर्सन का समझना बहुत ज़रूरी है। रेजिडेंट पर्सन कोई भी इंडिविजुअल जो कि हाफ ईयर या 183 डेज पाकिस्तान में रहा है तो उसको रेजिडेंट कंसिडर किया जाएगा, और उसकी जितनी भी इनकम होगी पाकिस्तान सोर्स इनकम या फॉरेन सोर्स इनकम, वो दोनों क्या होगी, टैक्सेबल होंगी। फिर सुनिएगा, 183 डेज या हाफ ईयर अगर कोई भी बंदा कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान में रहता है तो वो क्या होगा, उसकी फॉरेन सोर्स इनकम और पाकिस्तान सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होंगी। ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देखा इंडिविजुअल के केस में रेजिडेंट पर्सन को। अब जो है जो एओपी है और कंपनी है वो कैसी, वो उनके लिए क्या कंडीशन है कि वो रेजिडेंट कंपनी है या रेजिडेंट एओपी को हम कब जो है रेजिडेंट कहेंगे, तो उसके लिए कुछ और डिफरेंट शराइत हैं, कुछ और क्राइटेरिया है। लाइक एओपी के लिए है, अगर किसी भी एओपी का कंट्रोल और मैनेजमेंट, ठीक है, होली या पार्टली पाकिस्तान में है तो उसको हम क्या कहेंगे, ये रेजिडेंट एओपी है। और कंपनी के केस में ऐसा होगा कि उस कंपनी का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली यानी टोटल कंट्रोल, और वो जो कंपनी है और टोटल कंट्रोल और मैनेज हो रही है पाकिस्तान से, तो उसको हम कंसिडर करेंगे रेजिडेंट कंपनी। ठीक है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। द इनकम ऑफ अ नॉन रेजिडेंट पर्सन अंडर अ हेड इनकम शेल बी कंप्यूटेड बाय टेकिंग इनटू अकाउंट ओनली अमाउंट दैट आर पाकिस्तान सोर्स इनकम। ठीक है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन है
और उसने कोई इनकम जनरेट की है इन पाकिस्तान, तो उसकी सिर्फ वही जो इनकम होगी वो उसकी टैक्सेबल होगी, और अब वो उसके अंडर हेड, वो जिस भी हेड में आती है, जो 5 हेड्स हमने देखे उसके अंडर हम उसको लाएंगे और उसको कैलकुलेट करके वो उस तरह से टैक्स देगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेक्शन 13 तक, जो कि कंप्लीट हो गया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो वो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और भी चीज़ जिसको समझ नहीं आती वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे और डेली अपडेटेड वीडियोस बनाएंगे। तो स्टे ट्यून, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको हमारी डेली की वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।